नावल यारम, जिसकी राइटर है सुमेरा हमीद, इसकी ये 11वीं यानी 11th एपिसोड है। तो नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नावल शुरू करते हैं। किताबों वाले वाक़े को मुश्किल चंद ही दिन गुजरे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई थी और अपनी क्लास के लिए जा रही थी कि उसके पास से गुजरती एक लड़की ने उसे रोक लिया। हे, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया? वही अजीम आदत तारीफ़ पर भूल जाने की, तो वो भी झट भूल गई और भूल ही गई। अपने स्टोर से, जहाँ मैं काम करती हूँ। बहुत खूबसूरत है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं पहन कर देख लूँ। मैं आऊँगी तुम्हारे स्टोर से लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने झट जूता उतारा और उसके आगे किया और उस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने की बजाय उसे झट उठाया और ये जा वो जा। हे हे, अमरा हैरत ज़्यादा उसे आवाज़ें ही देती रह गई, लेकिन वो रुकी न पलटी। लेकिन रुक रुक कर चलता कोई उसके पास आ रहा था। कौन? बूझिए कौन? काल। और कौन? उसके हाथ में उसका गुलाबी बारबी जूता था। यह आज के दिन के लिए मेरे पास रहेगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता उसके आगे लहरा कर वो चला गया। वो हिंट देकर तो गया था कि मैं आऊँगा, भले से वो तफसीलात दे देता। होना तो यही था। उफ़, उसने आसपास देखा। वह मुश्किल एक जूते से चलती बेंच पर बैठी। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी कोई। यह काल उसकी जान को आ गया था। अब एक जूते के साथ वो ना अंदर जा सकती थी ना बाहर। उसने वीरा को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। वो क्लास में जा चुकी थी। एन ऑन का भी बंद था। सर्दी के दिन थे, ज़मीन पर पैर रखने के लिए भी जुरात चाहिए थी। और फिर लंगड़ा कर चलना ना चाह वो उठी, दूसरा जूता भी उतारा और सिर्फ जुराबों के साथ चलती बस स्टॉप तक आई। और क्या? जी, काल। वो उसके पीछे पीछे उसकी तस्वीरें ले रहा था। बस आकर नहीं दे रही थी। वो स्टॉप पर सिर्फ जुराबों के साथ नंगे पांव खड़ी थी, दूसरा जूता हाथ में पकड़ रखा था। उसने घूर कर कुछ दूर मौजूद काल को देखा। उसके जी में आया, हाँ बस अब उसे कातला बन जाना चाहिए। अगर अब नहीं बनेगी तो कब बनेगी? काल का खून उस पर जायज़ था। उसे सारी ज़िंदगी में इतनी कोफ्त और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितनी यूनी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों के इस तरह खड़े हो रही थी। तेज़ी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट भी गर्दनें मोड़ कर उसे की तरफ देखना नहीं भूल रहे थे। घर आई, जूता तब्दील किया। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? नशिस्तगाह में टीवी देखते लेडी महर ने पूछा। मेरा जूता, वो गुस्से की शिद्दत से इतना ही कह पाई। क्या हुआ जूते को? वो टूट गया। एक मनहूस वो हमारी यूनी में वो ले गया। वो चील कौवा है क्या? वो हंसी। नहीं, डायन। डायन तो फीमेल नहीं होती अमरहा, वो मेल डायन है। वो उन्हें बताना चाहती थी कि यही है जो उसके और आलियान के दरमियान ऐसी दूरी का बायस बना। ये बात वो अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती थी। अपने किए का इल्ज़ाम वीरा और काल पर डाल दिया करती थी, जबकि वीरा और काल से ज़्यादा वो खुद जिम्मेदार थी। जब वो यूनी वापस आई तो उसकी पहली क्लास हो चुकी थी। बाकी क्लासेस लेकर वो जा रही थी। वो बंदर की तरह कलाबाजियाँ लगाता उसके सामने आया। ये लो अपना जूता। उसने जूता आगे किया। उसके गुलाबी चमड़े को ब्लेड से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था और उसकी झालर सी बन गई थी। अब उसी जूते को रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि इसकी इब्तदाई शक्ल क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए हरगिज़ नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था। अच्छा जूता था, लेकिन कीमती नहीं था। मार्केट से नया ले लेना। वो तेज़ी से उसके आगे चलने लगी। आज उसे कातला बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अब तक कहाँ थी अमरहा? दी मेंढकी टर टर टर। मैं कब से इस यूनी में हूँ, तुम तब से यहाँ क्यों नहीं आई? अब सोचना हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फिजूल गए ये सब साल। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, लेकिन अब तो तुम हो ना यहाँ। मुझे वक्त को जमा और ज़र्फ देना आता है। और देखो, तुम्हारी जितनी भी दोस्तें और बहनें हैं, जैसा कि मैंने सुना है एशिया में बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, यानी तुम्हारी जो 6 7 8 10 बहनें हैं, हाँ, जो बिल्कुल तुम जैसी हैं, उन्हें भी मैनचेस्टर बुलवा लो। इसी यूनी में कुछ भी कर कर मैं फ़ंड्स इकट्ठे कर लूँगा। उन्हें आने में आसानी रहेगी, लेकिन बराए मेहरबानी तुम अपनी जैसी एक एक कार्बन कॉपी को यहाँ लाओ।
वो उसके साथ साथ चलते चलते मज़े से ऐसे कह रहा था जैसे कि दोनों में किताब बदल दोस्ती हो। जी, पंजाब की दुपट्टा बदल दोस्ती को मैंने यहाँ मैनचेस्टर में किताब बदल दोस्ती का नाम दिया है। ठीक किया ना? अमरा रुकी और शरारे उगलती आंखों से काल को देखा। काल भी रुक गया, बहुत मज़े से अमरा को देखने लगा, फिर अपनी नाक पर उंगली रख ली। तुम एक्स-मेन सीरीज़ में काम करती रही हो क्या? मेरी खाल जलकर फट रही है। अमरा ने कानों में एयरफोन लगाई और म्यूज़िक तेज़ कर दिया। काल का कहका उसकी पुश्त पर देर तक फिज़ा में मुंतशिर रहा। बस में बैठकर ऐसे दांत पर दांत जमाए जैसे उन दांतों तले काल की गर्दन हो। आह थू, क्या सोच रही थी वो? काश मैं भी काल जैसी होती या वीरा जैसी, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती, दू बदू जंग होती। अल्लाह जी, मेरे जहन में भी कोई तरकीब डाल दें कि इस काल फाल शाल को ही सब अता किया हुआ है। काल आलियान से मुतल्लिक धमकी देकर तकरीबन गायब ही हो गया था। शायद वो आलियान को ढूंढता रहा था और जब आलियान वापस आ गया तो दोबारा उसका टकराव नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर वो उसे लाइब्रेरी में छेड़ बैठा और अमरा ने फिर से जैसे उसे अपने पीछे लगवा लिया। वैसे भी उसके बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना उसे नींद नहीं आया करती थी, ना ही खाना खाया जाता था। उससे उसके इंसानी ढांचे में स्प्रिंग फिक्स थे जो उसे किसी पल चैन से रहने नहीं देते थे। ये स्प्रिंग इतने कारआमद थे कि 10 कदम इंसानों की तरह चलने के बाद 11वें कदम पर छलांग या छलांग नुमा चाल ज़रूर अपना लेता। आते जाते स्टूडेंट के हाथों से खाने पीने की चीज़ें उचक लेना तो उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम था, यानी 2 हाथों से बर्गर पकड़े मुंह खोले खाने वाला एक बड़ी सी मज़ेदार सी बाइट लेने के चक्कर में हो कि बर्गर ही नहीं रहा। आई शायकीन बर्गर शिकार की तरफ हंस कर देखते और इशारे से बताते काल। अब बर्गर शिकार काल को बमुश्किल ढूंढता, उसके पास जाता और उसे शर्म दिलाता तो उल्टा काल उसे इंतज़ामिया के पास जाने की धमकी देता कि आखिर एक बिज़नेस स्टूडेंट पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है, आखिर कैसे? रात को वीरा आई, अपनी हंसी दबाती। ये क्या है? उसने आईफोन उसके आगे किया। वहाँ उसकी स्टॉप पर नंगे पाँव खड़ी तस्वीर थी और उसका टाइटल था मैनचेस्टर में 16 साला सर्दी का रिकॉर्ड टूटने पर दौरे जदीद की नेल्सन मंडेला का एहतजाज। वीरा कारपेट पर पेट पकड़े किसी अफ़गान बिल्ली की तरह हंसी की ज़्यादती की वजह से उससे बात भी नहीं कर पा रही थी। थप्पड़ खाने के बाद आज वो उसके कमरे में आई थी और ऐसे लूट पुट रही थी। अमरा वीरा को देख रही थी। शायद वाकई आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अमरा फ़ोन हाथ में लेकर बैठ गई और बस बैठी ही रह गई। काल ने आधी यूनिवर्सिटी को अपने फेसबुक अकाउंट में उसकी तस्वीर पर टैग कर दिया था और हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस आधी यूनी के कमेंट्स उस नादिर व नायाब तस्वीर के नीचे पड़ती। अपनी ऐसी मजाका खेज तस्वीर देखकर उसकी आंखों में मिर्चें से भरने लगी। उसे रोना भी आ रहा था और वीरा को देख देख कर हंसी भी। वीरा पागल हुई जा रही थी। वह ज़िंदगी में से भरपूर गुब्बारे की तरह छोड़ और फोड़ रही थी। चीनी परेड के बाद से अमरा मुस्कुरा नहीं सकी थी। उसे यकीन था अब वो तामर नहीं हंस सकेगी, लेकिन वीरा की हंसी उसे जैसे इशारे दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा प्यारी, एक ना एक दिन सब ठीक ही हो जाता है। तुम जानती हो मैनचेस्टर ने तुम्हें क्या तोहफ़ा दिया है? अपनी हंसी की झक्कड़ रेल को बमुश्किल रोक कर वीरा बोल पाई, काल। तुम्हें काल से नवाजा गया है, खुशकिस्मत हो तुम। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा ने अमरा को अपनी मौजूदगी का एहसास अब उसे ये हवा नरम लगी, सरगोशियाँ करती। उसके दिल को थोड़ा सा करार आया, सुकून की एक लहर उठी। मैनचेस्टर यूनी में तालीमी दौरानिया से मुतालिक जो डायरीज़ हम लिख रहे हैं ना अमरा, वो सब एक तरफ होगी, लेकिन जो यादें तुम्हारी स्टूडेंट डायरी में रकम होंगी ना, नोबेल इनाम विनिंग होंगी। तुम अपने पोते पोतियों को हंसा हंसा कर मार डालोगी, हर तरह की यादों से माला माल हो चुकी होगी। कितनी खुशकिस्मत होगी ना तुम। मकनातीस की तरह तो अपनी तरफ खींचती हो कि आओ मुझे सताओ रुलाओ। हंसते हंसते वीरा को फंदा लग गया तो अमरा ने झुककर उसकी कमर में ज़ोरदार घूंसा मारा। वीरा मुंह खोलकर हैरत से उसे देखने लगी कि क्यों मारा, वो भी इतनी ज़ोर से। कुछ तुम्हारी डायरी में भी लिखा जाना चाहिए ना। मैं तुम्हारे पोते पोतियों को बोर होने तो नहीं दे सकती, अमरा ने मासूमियत से कहा। वीरा ने उसके बाल मुट्ठियों में भर लिए और उसके सर को झटके देने लगी। यही काम अमरा ने किया। दोनों कारपेट पर लोट पोट गुत्थम गुत्था हो गई। मेरे पोते पोतियाँ
बोर नहीं होंगे। मैं उन्हें तुम्हारे किस्से सुना सुना कर, हंसा हंसा कर खुश गुफ्तार ग्रैंड मदर होने का खिताब हासिल करूँगी। वो हर वक्त मेरे साथ ही चिपके रहेंगे कि ग्रैंड माँ प्लीज़ उस अमरहा द लॉस्ट डक की बातें सुनाए ना। मैं भी तुम्हारे किस्से सुनाया करूँगी जिंजर बॉल, फिक्र ना करो। मानचेस्टर के राजहंस, तुमने मुस्कुराना कम कर दिया है या किफ़ायत कर रही हो? दादा पूछ रहे थे। बहुत बार पूछ चुके थे। थक जाती हो ना? मुश्किल है ज़िंदगी। मुश्किल तो है, वो दादा को ना बता सकी कि क्या मुश्किल है। अगर मुझे नहीं बता सकती तो साई है ना, ये आप साई से पहले हैं मेरे लिए दादा। फिर भी कुछ रिश्ते कितने ही करीब हों, उनसे सब नहीं कहा जा सकता। दादा ठीक कह रहे थे। आलियान की बात को लेकर वो साई के पास ही गई थी। दादा उसे वो सब कहना चाहती थी पर कह ना सकी थी। तुम्हारी माँ और दादी तानिया की शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मामू नहीं मान रहे। कहते हैं कि शादी धूमधाम से करनी है, अभी तुम लोगों के हालात ठीक नहीं। ये क्या बात की उन्होंने दादा? यही तो मैंने कहा था तुम्हारी माँ से कि पूछो अपने भाई से, हम क्या भूखे मर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। वाजिद की दुकान ठीक हो रही है, मुनाफा आने लगा है। वो तुम्हारे दिए कर्ज को जमा कर रहा है। ख़ानदान की एक तकरीब में उसने किसी से कहा था कि वो शादी में फजूल खर्ची नहीं करेगा। तुम्हारे मामू को उस बात की खबर हो गई। बाबा क्या कहते हैं दादा? वाजिद का कहना है कि उसके पास ज़ाया करने के लिए फ़िजूल पैसे ही नहीं है। पहले की बात और थी, अब जो कुछ जमा है वो सब दुकान में लग गया है। वाजिद ने बुरा वक्त देखा है, किसी ने उसे बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया। ख़ानदान में किसी ने भी कर्ज़ के नाम पर चंद हज़ार भी नहीं दिए। वाजिद बहुत बददिल सा हो गया है सबसे। मुश्किल है ये मंगनी रहे। वाजिद ने तो दानिया से ये तक कह दिया है कि वो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास चली जाए। होती रहेगी शादी साल 2 साल में। अमरहा, वाजिद कह रहा था कि उसका वही सिक्का उसके काम आया जिसे उसने और ख़ानदान वालों ने खोटा समझ लिया था। बहुत याद करता है तुम्हें, बार बार मेरे पास आता है, कहता है तुम्हारे साथ भी ज़्यादती होती रही है। अमरहा की आंखें नम हो गई तो बाबा को एहसास हो गया। दानिया क्या कहती है? साफ कह दिया उसने, मर जाऊंगी, किसी दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगी। वहाँ पढ़ूंगी भी, काम भी करूँ, क्या ज़रूरत है इतने वबाल पालने की। मुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है किसी मुल्क का। या फ़ोन पर लगी रहती है या सोती रहती है। इतनी आरामदा ज़िंदगी छोड़ने की उसे क्या ज़रूरत है भला? आरामदा ज़िंदगी तो अमरहा की थी। ज़िंदगी की रूह काम है, सिर्फ काम, चलते रहना, हरकत में रहना, इल्म के काम में मसरूफ़ रहना, इल्म के काम में मसरूफ़। इतनी सी ज़िंदगी में इंसान के पास इतना वक्त ही कहाँ है कि ज़ाये करता फिरे, सोकर, रोकर या मौज मस्ती में। यह ज़िंदगी इंसान को भलाई के काम करने के लिए अता की गई है, खैर इकट्ठा करने के लिए। इसे खेल तमाशे की नज़र नहीं किया जा सकता। शफाफ मीठा पानी भी ठहर जाए तो बदबू देने लगता है, कीचड़ में बदल जाता है। इंसान क्यों कर खुद को ठहरा कर बर्बाद कर सकता है? कायनात की हर शय हम वक्त हरकत में है और ता क़यामत रहेगी। इंसान साकिन होकर गुनाह कबीरा का मर्तकब कैसे हो सकता है? तो इंसानी रुतबे की मनाफी है, सरासर मनाफी। हंसती रहा करो अमरा, तुम्हारी खामोशियाँ इतनी गहरी क्यों होती जा रही हैं? दादा को एक बस उसकी ही फ़िक्र थी। अमरा ने दादा को हंसकर दिखा दिया। ठीक उसी वक्त काल उसके करीब से इस्तेहज़ाया हंसकर गुजरा। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रहा हूँ अभी तुम्हारी ये हंसी भी गायब करता हूँ, मसला ही कोई नहीं। अमरा को जैसे आग लग गई। दादा को उसने बाय कहा और साई के पास आई। जूते वाले किस्से के बाद उसने लाख जहन लड़ाया, लेकिन गाल को मज़ा चखाने की कोई एक भी तरकीब नहीं सोच सकी। मुझे मशवरा दो, साई को सारी बात सुनाकर उसने मशवरा मांगा। थोड़ा बहुत बदला तो जिम से भी लिया जा सकता है। साई हंसने लगा, हंसते हुए, तुम बिल्कुल मेरे दादा जैसे लगते हो साई। क्या तुम्हारे दादा मेरे जैसे हैं जवान, या मैं उन जितना बूढ़ा हूँ? हंसते हुए, तुम उन जितने सादा और मासूम लगते हो। अमरा ने होठ सिकेड़े और वो साई के मशवरे के बारे में सोच रही थी। आखिर उसे जिम का ख्याल क्यों नहीं आया? गो ईंट का जवाब पत्थर तो हरगिज़ नहीं था, लेकिन ईंट का जवाब कुछ तो था, वो भी सिर्फ 5 पाउंड में। अमरा जिम के पास जाए, पहले हमें उसकी तारीख तक जाना चाहिए।
तो जिम की तारीख कुछ यूँ थी कि वो अक्सर क्लास में ऊँघता हुआ पाया जाता। अब पूरी यूनी में वो अकेला तो नहीं था जो यह करता था। कमोबेश यूनी का एक एक स्टूडेंट अपने पूरे तालीमी साल में 40 से 50 बार इस अजीम सानहे से ज़रूर गुज़रता है। कुछ इस सानहे से ज़्यादा गुज़रते हैं, कुछ कम, लेकिन फैज़याब सभी होते हैं। कुछ क्लास में ऊँघते पाए जाते हैं, कुछ हर जगह और बहुत सी जगह, मतलब किसी भी जगह। आप बस में बैठे हैं, आँख खुली है, ओह मैं तो बहुत आगे आ गया, जल्दी से बस बदली, बस चली, आँख फिर से लगी, उफ़ मैं तो बहुत पीछे आ गया, पहला लेक्चर गया। जूली कॉफ़ी लेने गई, जूली वापस नहीं आई। जूली के कॉफ़ी के मग जो बाद अज़ां एक होशमंद रहमदिल स्टूडेंट ने सिर्फ इस ख्याल से उठा लिए कि कॉफ़ी ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, और जूली को सोते से उठा देना तो बिल्कुल नामुनासिब है। बेचारी सो तो रही है और सोते हुए कितनी प्यारी तो लग रही है। खैर, जूली कैंटीन काउंटर पर सर रखे ऊँघ रही थी और काउंटर मैन उस पर पानी के छींटे भी मार चुका था, लेकिन जूली बदस्तूर ऊँघ रही थी। काउंटर की तरफ आते किसी मेहरबान ने उसके खुले मुंह की तस्वीर लेकर द टैब भेज दी, यानी यूनी के बागों में, दरख्तों तले, क्लास के दौरान, कॉरिडोर में, बाथरूम्स, वॉशरूम, बस ट्यूब, बाज़ार, कैफ़े, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी में तो ख़ास तौर पर, और कैंटीन में तो ज़रूर ही। कौन था जो मुंह खोलकर ऊँघता पाया नहीं जाता था? एग्ज़ाम्स के दिनों में तो टेबल और कुर्सियों के नीचे भी, और तो और कूड़ादान की आड़ में छुप कर भी। जब कोई उस ऊँघ से महफूज नहीं तो सज़ा सिर्फ एक जिम को ही क्यों? और वो तो था ही। दूसरी किस्म वालों में से पहली किस्म आंखें बंद करके कुदरती ऊँघ लेने वाली, दूसरी किस्म आंखें खोलकर खुद पर जबर करके गैर कुदरती ऊँघ लेने वाली। दूसरी किस्म में वो लोग शामिल थे जो अपने तालीमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट का खिताब पाने के लिए आंखें मीच कर नहीं, उन्हें खोल कर सोते थे। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मार्टिन लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रहा है। बराए मेहरबानी ज़रा जल्दी करें और मुझे ये इशू कर दें। हाथ को किताबों पर रखते हुए, ये मेरा हाथ है। लाइब्रेरियन, ओह मैं मजाक कर रहा था, आंखें मसल कर। ये रही मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दें। माजरत के साथ, यह लाइब्रेरी की मलकियत है। हम अपने ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर और दिगर मशीन इशू नहीं कर सकते। आपको सिर्फ किताबें ही इशू की जा सकती हैं। ओह आप समझे नहीं, मैं आपको हंसाना चाह रहा था। मज़ीद सख्ती से आंखें मसलते हुए, वेल तुम्हारे जैसे 2-3 पहले ही मुझे आज बहुत हंसा गए। मुझ में मज़ीद सकत नहीं रही हंसने की। अब ये काम तुम अपने प्रोफेसर्स और यूनी डेन के साथ जाकर करो। आप बुरा मान गए, मेरा मकसद महज तफरी था। मैं इस तरफ दाएं रुख खड़ा हूँ और मेरे कॉफ़ी मग पर से भी हाथ उठा लो, ये भी इशू नहीं होगा। अब जैकब लाइब्रेरी आया। मुझे मेरी मतलूबा किताबें नहीं मिल रही हैं। मिलेंगी भी कैसे? हम कैंटीन में किताबें नहीं रखते, डीन का ऑर्डर नहीं है ना। जूनी कैंटीन गई है। एक वनीला कोक नहीं, मेरा ख्याल है मुझे क्रीम कॉफ़ी लेनी चाहिए। एक क्रीम कॉफ़ी, ठीक है। किताबों की अलमारी में ढूंढ लो वनीला कोक और क्रीम कॉफ़ी मेरे लिए भी। तुमने मुझसे 20 पाउंड लिए थे, मेरे मरने के बाद वापस करने का इरादा है? नहीं, एग्ज़ाम में तुम्हारे पेपर चेक करने के बाद। प्रोफेसर विलियम की आवाज़ गूंजती है। कॉरिडोर जो प्रोफेसर को घूंसा पड़ने पर साकित हो गया था, फलक शगाफ के कहों से गूंज उठता है। ओह बेचारे जॉनसन का अब क्या होगा? खुदा पूछे उस नींद से। तो हमारा जिम उन दूसरी किस्म वालों में से है। बेचारा प्रोफेसर का मानना था कि वो रात भर आवारागर्दी करता है और उनकी क्लास में ऐसे ऊँघता है जैसे उनके लेक्चर इस काबिल ही नहीं कि उन्हें सुना जाए। ये तो सरासर बेइज्जती हुई ना, जबकि जिम जॉब करता था और रात गए तक पढ़ता था। आवारागर्दी का तो उसके पास वक्त ही नहीं था। ऐसे में कभी कभार बेचारा क्लास में ऊँघने लगता। इस मामले को लेकर दोनों के दरमियान सर्द सी जंग शुरू हो गई। अब वो मुकम्मल होश हवास में भी है तो प्रोफेसर पार्कर उसे ऐसे देखते जैसे कहते हों, हाँ हाँ ऊँघ लो जिम चूज़े, चलो देर ना करो, मैं लोरी ही सुना रहा हूँ, चलो देर ना करो और ऊँघ लो। इस खामोश सर्द जंग से तंग आकर एक दिन जिम बाकायदा खराटे लेकर ऊँघने लगा। उसे झिझोड़ने के बाद प्रोफेसर पार्कर ने उसे इन नज़रों से देखा कि उसका दिल चाहा कि ग्रेजुएशन करने के अपने ख्वाब को आग लगाए और घर चला जाए।
लेकिन फिर उसने हिम्मत की, अपने और प्रोफेसर के दरमियान सर्द जंग को ख़त्म करना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसने एक अमली सूरत इख्तियार की कि प्रोफेसर को समझा सके कि ऐसी तंज़िया और सर्द जंग एक स्टूडेंट के साथ रवा रखने में कितनी तकलीफ़ होती है। उसने पूरे 5 दिन प्रोफेसर को देखने में गुजारे। प्रोफेसर पार्कर कॉरिडोर से गुजर रहे हैं, अपनी क्लास लेने जा रहे हैं। जिम एक हाथ का फासला रखे उनके साथ साथ चलते उन्हें उस अफ्रीकी कबायली की तरह देख रहा है जो यूरोप की गोरी मेमों को देखकर मुंह बंद करता है और आंखें झपकना भूल जाता है। जिम मुकम्मल संजीदा है। जिम खामोश घूर रहा है। व्हाट? प्रोफेसर पार्कर चिल्लाकर पूछ रहे हैं। नो जवाब, बस घूरना, मुसलसल घूरना। प्रोफेसर क्लास से बाहर आ रहे हैं। जिम मुसलसल साथ है, घूरना जारी है। गर्दन का जाविया एक सा है, जैसे शिकंजे में कस दिया हो। एन प्रोफेसर के मुंह की सिमत न इधर न उधर। प्रोफेसर अपने ऑफिस में बंद है। ऑफिस के बाहर जिम खड़ा है। प्रोफेसर अगली क्लास के लिए ऑफिस से बाहर, जिम साथ, खामोशी से, इस्तकामत से। प्रोफेसर जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगा ले गए। अगले दिन पार्किंग में जिम फिर से मौजूद है। गर्दन ठीक वही जाविया, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। फिर प्रोफेसर पार्कर ने इंतज़ामिया से रब्ता किया। इंतज़ामिया ने जिम से, वो मेरे प्रोफेसर हैं, मुझे उनसे प्यार है, मैं उन्हें देख सकता हूँ, ये कोई काबिल एतराज़ बात या जुर्म नहीं। वाकई ये कोई जुर्म नहीं था। इंतज़ामिया ठंडा सांस भर कर रह गई। प्रोफेसर ने 2 दिन की छुट्टी ले ली। तीसरे दिन आए। जिम फिर से पार्किंग से उनके साथ था। क्या चाहते हो तुम मुझसे? प्रोफेसर पार्कर के आसाब जवाब दिए चुके थे। जिम खामोश, घूरना जारी, उनके साथ साथ साए की तरह। अल्लाह ऐसी कड़ी आजमाइश से बचाए। दिनों में प्रोफेसर पार्कर और जिम यूनी में मशहूर हो गए थे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से स्टूडेंट आ रहे थे। ये तमाशे देखते, तस्वीरें ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। ग्रुप की सूरत उसे ज़ेरे बहस लाकर कहकहे लगा रहे जा रहे थे। लेकिन जिम खामोश है, संजीदा है, अपने काम से लगा हुआ है। तो कोई 1 हफ्ते बाद जिम ने प्रोफेसर पार्कर की जान छोड़ी। जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि इसके बाद प्रोफेसर ने क्लास में यह मालूम करने की कतई कोशिश नहीं की होगी कि आखिर ये खर्राटों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। नया नया जिम और प्रोफेसर पार्कर का वाक़या हुआ था तो एक लड़का जिम के पास आया और उसे 5 पॉइंट्स दिए। जो प्रोफेसर के साथ किया है वही मिसेस बेंड ऑफ स्टोन के साथ भी कर दो। जिम ने 5 पॉइंट रखे और एक दिन के लिए मिसेस बेंड ऑफ स्टोन के पीछे लग गया। आहिस्ता आहिस्ता जिम की खिदमत दूसरे स्टूडेंट ने भी हासिल करनी शुरू कर दी तो जिम ने कुछ उसूल वाज़े कर दिए। अब जब भी काम करना ही था तो ज़रा तरीके से कर लेना चाहिए था। एक दिन की यूनी के सिर्फ 5 पॉइंट, बस ट्यूब से शिकार के पीछे पीछे रिहाइश का तक 10 पॉइंट, दरमियान में 2 घंटे की ब्रेक, रात और 24 घंटे के 20 पॉइंट। यानी शिकार के पीछे पीछे जिम बाज़ारों, गलियों, शॉपिंग सेंटर तक जाएगा, सिर्फ एक हाथ का फासला रखकर, ज़ॉम्बी स्टाइल में, गर्दन को एक ही जावे पर अकड़ाए। जिम इज़ घूरिंग। ज़्यादातर सिर्फ यूनी का ही पैकेज लेते, बहुत कम दूसरा 20 पॉइंट का पैकेज भी लेते। जिम के फ़न के दूसरे रहनुमा असूल, उसे रिश्वत नहीं दी जा सकती। बेशक शिकार उसे अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा दे या 50,000 पॉइंट से दे दे, शिकार का कोई कसूर होना ज़रूरी है। मासूम लोगों को वो तंग नहीं करेगा और अगर बाद अज़ा साबित हो गया कि शिकार मासूम था तो उसे 5 पॉइंट देने वाले के साथ भी वो यही सब मुफ्त करेगा। तो जब जिम ड्यूटी देता तो यूनी में कहकहे बुलंद होते, जिम इज़ ऑन हिज वर्क। जिम अपने काम पर। मिशन अंबिका, डिपार्टमेंट बायोलॉजी, उम्र 20 साल, इंतहाई तेज़ तरार, बदनुमा, बदतमीज़, नमक मिर्च लड़की। कसूर अपनी क्लास फेलो रोजलिन के लंबे कद पर फप्तियाँ कसना और उसे मिस आइफल के नाम से डिपार्टमेंट में मशहूर करना। हाथ में 5 पॉइंट लेकर अमरहा जिम के पास आई। काल, बिजनेस डिपार्टमेंट, बदतमीज़, इंतहाई बदतमीज़, मेरे हाथ से किताबें छीन कर ले गया, फिर उन्हें ज़ाया कर दिया, मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ा, फिर मेरा जूता काट दिया, पूरे 150 पॉइंट का था मेरा जूता। 150 के लफ्ज़ पर जिम ने उसे बड़े गौर से देखा कि तुम इतने पैसे खर्च कर लेती हो, हार्ट फेल नहीं होता तुम्हारा? अमरहा ने जूते की कीमत हिज़्ब ज़नाना आदत बढ़ा चढ़ा कर बताई थी, वरना दूर दूर तक इतने का नहीं था। इतने का होता तो अमरहा की पहुंच से दूर ही रहता। जिम ने सर हिलाया, यानी हाँ। वैसे अमरहा का दिल 20 पॉइंट पैकेज लेने का चाह रहा था, पर काल वो इतने पैसे लगाना नहीं चाह रही थी। जिम ने सर हाँ में हिलाया, यानी हाँ। वैसे अमरहा का दिल 20 पॉइंट पैकेज लेने का चाह रहा था, पर काल पर वो इतने पैसे लगाना नहीं चाहती थी।
अपनी दूसरी क्लासेस लेने के बाद अमरा का दिल काल का हाल देखने के लिए चाह रहा था। वो उसे आर्ट स्कूल की तरफ जाते दिख गया था। काल का आर्ट स्कूल में क्या काम, यानी जिम भी वही होगा। जब वो आर्ट स्कूल में दाखिल हुई तो कॉरिडोर में उसे 3 लोग नज़र आए, काल, जिम, आना। आना, जिम की मंगेतर। उफ, वो काल था। अमरा उसे हरा नहीं सकती थी। मंजर कुछ यूँ था कि जिम अपने अंदाज में गर्दन को काल की तरफ फिक्स किए गर्दोपेश से बेगाना हुए घूर रहा था, और ठीक जिम के ही अंदाज से काल जिम की भोली भाली सुर्ख गालों वाली प्यारी सी मंगेतर को, आना को घूर रहा था। अब जहाँ जहाँ आना वहाँ वहाँ काल और जिम आते जाते सब इस ड्रामे को देख रहे थे, बल्कि जा तो कोई नहीं रहा था, पलट पलट कर वापस आ रहे थे देखने कि इस बराह रास्त शो का एंड क्या होता है। आना खूंखार नज़रों से जिम को घूर रही थी, साथ साथ उसे खड़ी खड़ी सुना रही थी, धमकी दे रही थी। मैंने कहा जिम, बंद करो अपनी ये फिजूल हरकत अभी। जिम, अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं। जिम, अगर तुमने अभी के अभी ये सब फिजूलियात नहीं छोड़ी तो मैं बहुत बुरा कर गुजरूंगी तुम्हारे साथ। जिम, आना चिल्लाई। जिम हनूज़ अपने काम में मसरूफ़, गुस्से और शर्मिंदगी से आना के गाल और कान सुर्ख हो गए। उसने आस पास नज़र दौड़ाई, सब उन्हें ही देख रहे थे। जिम काल के पीछे पड़ा था तो बदले के तौर पर काल जिम के मंगेतर के पीछे। आना ने गुस्से से उबलते हुए जिम के हाथ पर ज़ोरदार चुटकी भरी, पर मजाल है जो जिम ने सी भी की हो, यानी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब आना बेचारी की आवाज़ भीग गई। अमरा की किस्मत ही ख़राब, क्या ज़रूरत थी जिम को यूनी में अपने मंगेतर रखने की। इस तरह बिजनेस तो नहीं होता ना। इसके 5 पॉइंट ज़ाये हो गए। काल को क्या कोफ्त हुई, उल्टा जिम ही को कोफ्त का शिकार हो रहा था अंदर ही अंदर। अब 5 पॉइंट के लिए अपने स्वीट हार्ट को नाराज़ तो नहीं करेगा ना, यकीनन। और फिर 20 मिनट तक जिम को बेनकत सुनाने और नम आंखें रगड़ने के बाद जिम के नमहाक में फ़र्क ना आया तो आर्ट स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आना ने उंगली से अंगूठी उतारकर जिम की जेब में ठूंस दिया। पापा ठीक कहते थे, तुम इंसान के नाम पर एक बनमानुस हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सूसू करती आना चली गई। सब तो ये तौक्का कर रहे थे कि आना जिम को एक थप्पड़ से नवाजेगी, लेकिन वो तो उसे बनमानुस साबित करके छोड़ चली गई थी। अमरा दूर से भी देख सकती थी कि काल ज़ेरे लब हंसा। अमरा पाँव पटकती वहाँ से चली आई, क्योंकि जिम आखिरकार सूसू करती आना के पीछे भाग खड़ा हुआ था। अगर दादी यह मंजर देख लेती तो जिम और आना के पास जाती और कहती, बेटा जिम, मिल गया सबक, अब इस अमरा से दूर रहना। कहो तो मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री शीट सुना दूँ, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो चुका, और काफ़ी बुरा हो चुका। काल पागलों की तरह हंस रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि मैनचेस्टर यूनी को उंगली पर फुटबॉल की तरह गोल गोल घुमाकर अपनी फतह का वाज़ेह ऐलान करे और कहे, कौन है जो मुझे जिज कर सके। मैनचेस्टर यूनी स्टूडेंट और चंद दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स की सोसाइटियाँ ने मुकामी बरतानवी ख़ानदानों से मुलाकात का एहतमाम किया था। उन मुलाकातों का मकसद एक दूसरे के मुआशरे, रस्म व रवाज, तारीख़, रुझानात वगैरह के बारे में जानना था। ऐसी मुलाकातें कुर्बत का बास बनती हैं। अमरा ने अपना नाम पहले से ही दिया था और अमरा को ओके कर दिया गया था। मुख्तलिफ़ मुल्कों के स्टूडेंट्स का 20 रुकनी ग्रुप मिस्टर एंड मिसेस पॉल के घर पहुंच गया था, जहां पॉल ख़ानदान के साथ 2 और ख़ानदान थे, मिसेस एंड मिसेस एडम, मिस्टर एंड मिसेस गुडल, और इन 3 ख़ानदानों के 4 अदद शरारती और 1 सेकंड में 60 सवाल पूछने जैसे बच्चे। मुलाकात के लिए लॉन में नशिस्त का इंतज़ाम किया गया था। धुंध सिमटे अटे लॉन में कोयले की 2 बड़ी अंगीठियाँ रखी थी। उसके चारों अतराफ नशिस्तें लगाई गई थी। फूलों के गुलदस्ते जा बजा रखे गए होते। भालू से सफ़ेद कुत्ते भी इधर उधर गश्त कर रहे थे। घर की इमारत धुंध में लग छुप जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जजीरे पर आ चुकी हो। उन्हें इतने अच्छे खैर मकदम की तवक्का नहीं थी। अमरा के पास सोफ़े पर एक 9 साला बच्ची स्कर्ट में मलबूस बैठी थी और अमरा हल्फ उठाने को तैयार थी कि बच्ची बहुत मासूम नज़र आ रही थी। तुम किस नस्ल से हो? यह उसका पहला सवाल था। वो इतनी मासूम थी। अमरा ने तुम किस शहर से हो, किस मज़हब, किस ज़ात की हो जैसे सवालात तो सुने थे। ये नस्ल वाला सवाल उसने पहले कभी नहीं सुना था। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। अमरा ने गड़बड़ा कर इधर उधर देखा कि कोई और तो उनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहा। वो क्या घोड़ा थी जो अपनी नस्ल का अता पता रखती? वो तो ठीक है, मैंने तारुफ में सुन लिया था, मैं नस्ल का पूछ रही हूँ।
तुम किस नस्ल से हो? अमरा खाक न समझी, उल्टा उससे पूछ लिया। उसका मुंह बन गया। मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने अभी अपना डीएनए नहीं करवाया, लेकिन मुझे शक है मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। ओह, मुझे याद आया, मैं भी रेड इंडियन नस्ल से हूँ। तुमने अपना डीएनए कब करवाया? किस उम्र में? बच्ची, जो हैरी पॉटर की खाला थी, ने शक से घूरा। 2 साल पहले। तुम रेड इंडियन नहीं हो सकती, बच्ची ने बाकायदा उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी एक्सरेज पुतलियाँ गाड़कर यकीन से कहा। क्यों नहीं? तो अपनी भवों की बनावट देखो। तुम सिकंदर की नस्ल से तो हो सकती हो, लेकिन रेड इंडियंस से हरगिज़ नहीं। मेरा मुशाहिदा मुझे धोखा नहीं दे सकता। अमरा घूम कर रह गई। भवों से क्या होता है? मेरी रिपोर्ट यही कहती है मैं रेड इंडियन नस्ल से हूँ। बच्ची ने अपनी पुतलियों के एक्सरेज तेज़ कर दिए। तुम हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है। एशिया में रेड इंडियंस के जीन्स नहीं मिलते हैं। माशाल्लाह, जिस बारे में अमरा पहली बार सुन रही थी। 9 साला बच्ची उस पर तहकीक भी कर चुकी थी। बस, मैं तो रेड इंडियन नस्ल से हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी रिसर्च क्या कहती है, और तुम भूल रहे हो तुम्हारे बड़े 100 साल तक हिंदुस्तान रहे। ऐसा होना मुमकिन है। मेरे बड़े रहे, लेकिन रेड इंडियंस नहीं। तुम मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा सकती हो। वो पाकिस्तान में है। अमरा को यकीन था कि बच्ची को टालना नामुमकिन सा था। तुम अपने ख़ानदान से कहो, तुम्हें मेल कर देंगी। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। इतने मामूली से काम के लिए मैं अपने ख़ानदान वालों को ज़हमत देना नहीं चाहती। अमरा तो एक झूठ बोलकर फंस गई थी। भला कह देती मुझे नहीं मालूम कि किस नस्ल से हूँ। बच्ची से उसे देखती रही, और अगला सवाल उसके मुंह से निकलने देखकर अमरा ने उंगली से उसे खामोश रहने का इशारा किया और कोरियन लड़के की तरफ इशारा किया जो किसी एक मिसेस की फरमाइश पर अपना देसी गाना सुनाने जा रहा था। एडम ख़ानदान के 11 साला जेरी ने गिटार बजाया। साथ वो सब चाय के साथ फ़िश एंड चिप्स कॉटेज पाई खाते। बरतानवी लोगों को पाई की नित नई किस्में बहुत मरूब करती थी। चाय तो वैसे ही उनका मशरूब था। कोरियन गाना ख़त्म हुआ तो उन्हें ईस्टर पर नित नए अंदाज से पेंट किए जाने वाले अंडों के बारे में बताया गया और टोकरी भर कर अंडे उनके आगे पेश किए गए। उन्हें कुछ ख़ानदानी एल्बम्स दिखाए गए। साथ उन्हें मौके दिए गए कि उनके ख़ानदान, रहन सहन और दीगर बातों के बारे में वो सब सवाल जवाब करें। इसी दौरान डीएनए बच्ची मुसलसल अमरा का जायज़ा लेती रही कि वो कैसे हंस रही है, कैसे खा रही है और किस किस्म के सवालात पूछ रही है। उसने चुपके से, अमरा, सुना है हिंदुस्तान में ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है? मिसेस एडम ने पूछा। मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। अमरा बड़ी जुज़्बत से हुई। मिसेस एडम हंसने लगी। तुम सब पाकिस्तानी, इंडियन, हिंदुस्तानी कहा लिए जाने पर इतना चिढ़ते क्यों हो? हिंदुस्तानी से मुराद बड़ सग़ीर होता है। तुम लोग हमें यूरोपियन कहते हो। हम नहीं चिढ़ते, जबकि ब्रिटानिया और अमेरिका में कभी ऐसा ही माहौल था जैसा इंडिया और पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान से मुराद एक ख़ित्ता है जो बिलाशुबा तारीख़ी अहमियत का हामिल है, जैसे यूरोप में जादू नगरी कहा जाता है। मेरे रिश्ते के चचा जब अपने कारोबार में दिवालिया हो गए तो उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र किया। पहले वो बनारस गए और फिर सिंध। वापसी पर उनका कहना था कि उन शहरों के सफ़र ने उन्हें पागल होने से बचा लिया। बनारस में साधुओं के साथ वक्त गुजारते रहे और सिंध में पीरों फ़कीरों के साथ। अमरा खामोश हो गई और मिसेस एडम के पूछे गए सवाल के बारे में सोचने लगी। अमरा का डर था कि उसके ये सवाल पूछा जाएगा और पूछ लिया गया। ऐसा नहीं है, जहाँ तालीम और सोच की कमी है वहाँ ये सब होता है। इस्लाम ने तो सख्ती से लड़का लड़की की मर्ज़ी पूछने का हुक्म दिया है। मामला कोई भी हो, इस्लाम जबर का मुखालिफ है। जबर की कोई गुंजाइश नहीं इस्लाम में। और ये जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, लंदन में एक पाकिस्तानी लड़की को उसके बाप और भाई ने मारकर तहखाने में बंद कर दिया। मिसेस एडम बोली। अमरा के होठ खुश्क हो गए। जिसने एक इंसान का कत्ल किया वो कुल इंसानियत का कातिल है। इस्लाम हमें ये सबक देता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती की तो कोई गुंजाइश नहीं, तो कत्ल की कैसे होगी? वजह कुछ भी हो, जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग इस्लाम के दायरे से बाहर निकले हुए हैं। ये उनका जहनी जुनून है। हमारा मज़हब, हमारा कानून, हमारा मुआशरा ना इसकी इजाज़त देता है, ना ही तालीम। ये अपने गुनाहों के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। अफसोस ये कि ये ख़ुद को मुसलमान कहलाते हैं। अच्छा मुसलमान हर हाल में वही करता है जो 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ना कम ना ज़्यादा, ठीक ठीक वही। हम सभी ऐसे लोगों को इतना ही नापसंद करते हैं जितना आप लोग करते हैं। सब उसकी बातों को बगौर संजीदगी से सुनते रहे और सर हिलाते रहे।
बारी बारी फिर सबके ख़ानदानों के बारे में पूछा गया। यानी तुम्हारे वहाँ अब भी ख़ानदान बड़े बड़े होते हैं? गुड। क्या घर भी बड़े बड़े होते हैं रहने के लिए? अमरहा ने अपने ख़ानदान के बारे में बताया तो उससे पूछा गया। अमरहा गड़बड़ा गई। यानी कुछ कुंभे जितने ज़्यादा बड़े थे, घर इतने ही छोटे थे। उनके सवाल का मकसद तंज नहीं था, वो सिर्फ ये मालूम करना चाहते थे कि क्या लोगों के पास इतने वसाइल होते हैं कि वो बड़े कुंभे बनाकर उन्हें पाल भी लेते हैं। अमरहा कहाँ से छोड़ती, कहाँ से बताती कि घर सफाई करने वाली आपा के 11 बच्चे थे और वो एक कमरे के किराए में के घर में रहती थी। दादा के एक दोस्त के साथ शादीशुदा बेटे 5 कमरों के एक घर में रहते थे। सब मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। 100 बातों की एक बात अमरहा ने कर दी। अगर किसी ख़ानदान में 4-5 बेटे हों तो क्या वो एक ही घर में हमेशा रहेंगे? घर की सरबराह माँ 5 बच्चों को एक ही घर में अपने साथ रखना चाहेंगी। एक ही घर में 5 को, उनकी बीवियों को और बच्चों को, जी सबको। अगर उनमें से कोई एक भी किसी वजह से कहीं अलग रिहाइश इख्तियार करना चाहेगा तो वालदा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेंगी। क्यों? वो रोएंगी क्यों? तीनों ख़वातीन ने मुश्तरका औ किया। वो किसी एक को भी खुद से जुदा नहीं करना चाहेंगी। बच्चे बड़े हो जाएं, ख़ासकर उनकी शादियां हो जाएं, तो उन्हें अलग ज़िंदगी शुरू करनी होती है। हर एक को अब प्राइवेसी चाहिए होती है, पर्सनल स्पेस। क्या बात कर रही थी मिसेस गुडिल? अमरहा ठंडी सांस भर कर रह गई। पाकिस्तानी माएँ क्या जाने पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी। उन्हें तो अपने लाल अपनी आँखों के सामने चाहिए। बस वो इन्हें इतना प्यार करती हैं कि उनके बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। और बेटे, वो क्या कहते हैं? मुश्तरका औ के बाद पूछा गया। बेटे भी वही चाहते हैं जो माँ चाहती है। ओ, तीनों ख़वातीन अपनी नम आंखें साफ़ करने लगी। वो पाकिस्तानी मुश्तरका ख़ानदान निज़ाम से मुतासिर नज़र आ रही थी। अमरहा उन्हें दादा दादी, नाना नानी वग़ैरह किरदारों के बारे में मज़ीद बताने लगी कि कैसे वो बच्चों की तरबियत ज़िम्मेदारी अपने सर लेते हैं और ख़ानदान को जोड़े रखने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए मशरिकी लोग जब मगरिब का सफ़र करते हैं तो अपने घरों को याद करके रोते हैं। मिसेस एडम टिशू से आंखें रगड़ने लगी। अमरहा तिरछी नज़रों से तीनों ख़वातून को देखती रही। उसने यहाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। डीएनए बच्ची खामोशी से अमरहा के पास बैठी उसे हमतन गोश सुन रही थी। अमरहा को सिर्फ एक इस बच्ची से डर था कि कहीं वो उसे गलत ना साबित कर दे। तो अपने घर को याद करके रोती हो? डीएनए बच्चे ने पूछा। अब अमरहा उसे क्या बताती कि उसे तो उस ख्याल से ही रोना आ जाता था कि उसे कभी तो वापस घर जाना ही है। नहीं, अभी मुझ पर यह नौबत नहीं आई। पाकिस्तानियों की कोई एक खूबी बताओ। वो मुश्किल हालात में भी ज़िंदा रहना जानते हैं। अमरहा ने झट कहा। मानचेस्टर वालों की कोई एक बड़ी खूबी बताओ, अमरहा ने पूछा। हम बदतरीन हालात को बदलना जानते हैं, उसने मजबूत कुव्वती इरादी के तासिर से के साथ कहा। अमरहा दंग सी देखती रह गई। उन सब के साथ ग्रुप फ़ोटो ली गई। मिस्टर एडम ने उनके लिए एक छोटी सी तकरीर की जिसके आखिरी जुमले को अमरहा ने डीएनए बच्ची की तरह कॉपी में नोट कर लिया। There are never any winners or any losers. Participation is remembered that and enjoyed the challenge of each moment as it arises now. अमरहा अपने साथ गिर इस्तेमाल शुदा एक गर्म शॉल, एक कश्मीरी तर्ज का शोल्डर बैग ले गई थी और एक पास ये तीनों चीज़ें उसने उन तीनों ख़वातीन को पेश की और इन तीनों के चेहरे ऐसे दमकने लगे जैसे उन्हें बेशकीमत जवाहरात पेश कर दिए गए हों। उन सब के होम बैग पाई दी गई। डीएनए बच्ची ने अपना ईमेल एड्रेस दिया कि अमरहा हर सूरत उसे अपनी रिपोर्ट भेज दे। अमरहा उसे ज़रूर भेज देगी अगर वो अपना डीएनए करवाने में कामयाब हो गई तो, और खुशकिस्मती से वो रेड इंडियन भी निकल आई तो। मैनचेस्टर पकार्डली गार्डन में 230 फीट ऊंचा स्टार फ्लायर झूला था। अमरहा, देखो कि 230 फीट की बुलंदी से मैनचेस्टर कैसा लगता है। यूनी के बाग में गुमसुम बैठा देखकर वीरा ने करीब आकर उसे लालच दी और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ पकार्डली गार्डन ले आई। कुछ वो उदास थी कि करीब से गुजरते आलियान को उसने हाई कहा तो वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गया जैसे वो उससे कोई खैरात मांग रही हो
और उसे खैरात देते देते थक गया हो, और कुछ वो अपने जहन को कहीं और लगाना चाहती थी ताकि कम से कम सोच सके कि वो मैनचेस्टर को 230 फीट की बुलंदी से देखने के लिए झूले में बैठ गई। लेकिन 230 फीट की बुलंदी से उसे मैनचेस्टर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ से तो मौत नज़र आ रही थी, मौत। वीरा ने उसकी कमर में घूंसा जड़ा, बैठो अमरा। लेकिन अमरा ने दूर, बहुत दूर धुंधले होते मैनचेस्टर को जैसे आखिरी बार देखा और सारे मैनचेस्टर को गवाह बना दिया। मरने जा रही हूँ, ओ मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। वैसे चिल्लाई, ऐसे चिल्लाई और चिल्लाती रही कि बहुत से ही वक्त ही बहरे हो गए। यूनी के कई स्टूडेंट स्टार फ्लायर में मौजूद थे। गोल गोल झूमते झूले में बैठे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। वीरा ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा। मरने वाले को कोई ऐसा करता है भला? वो मरने जा रही थी, भला चिल्लाए भी ना। दादा, दादी जी। वो तो इसलिए भी स्टार फ्लायर में बैठ गई थी कि रूसी कमांडो वीरा उसकी सबकी ना हो जाए, पर सबकी बेहतर थी बनिस्बत मौत की, है ना? तुम इतना डरती हो? ज़मीन पर आते ही वीरा ने उसके बाजू पर ज़ोरदार चुटकी भरी। अमरा सुन सी ना हो चुकी होती तो उस चुटकी पर चिल्ला उठती। मुझे नहीं पता था मैं इतना डरूंगी, वैसे ऐसे डरती नहीं हूँ, आज न जाने क्यों डर सी गई। अमरा साफ झूठ बोल रही थी। मुझे यकीन हो गया था यह स्टार फ्लायर का आखिरी राइड था। तुम मर जाती ऊपर ही, हुकूमत इसे बैन कर देती। शुक्र था वहाँ काल नहीं था। अमरा आसपास शर्मिंदा सी देख रही थी। जो लोग उनके साथ बैठे थे वो भी कड़े तेवरों से घूर कर गुजर रहे थे कि हमारा तो मज़ा ख़राब कर दिया ना यूनिचिक। अमरा रात को सोई तो फिर से 200 फीट की बुलंदी पर थी। आँख खुली तो साधना और एनऑन के सिरहाने खड़ी थी। वीरा ने ज़रूरत नहीं महसूस की थी आने की। कोई बुरा ख्वाब देख लिया? साधना उसे पानी पिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप दोनों जाएं। एनऑन उसकी हथेलियाँ मसल रही थी। जब तुम ठीक होती हो तो इस तरह से चिल्लाती हो? एनऑन ने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा और कमरे से चली गई। कोई परेशानी है तुम्हें? साधना उसके करीब बैठ गई। तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसी? तुम मुरझा गई हो। ऐसे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सूखता जा रहा है। थक जाती हूँ मैं। काश ये थकन ही हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना उसके बाल छूकर चली गई। काश ये ख्वाब ही हो। और खिड़की के पीछे आलियान खड़ा हो। करवट बदल कर उसने सोने की कोशिश की। अगले दिन उसे शुरू के 2 लेक्चर छोड़कर उसे एक पाकिस्तानी घर जाना पड़ा। साधना की कमर में बहुत दर्द था, इसलिए वो अपनी ड्यूटी देने नहीं जा सकती थी। लेकिन खातून बज़िद थी कि उनके घर शाम को पार्टी थी, इसलिए साधना हर सूरत अपना काम करके जाए। साधना को कमर पर हाथ रखे और उसे कराहता देखा तो अम्हारा ने उसकी जगह जाकर काम करने की पेशकश की, जो साधना ने बहुत मुश्किल से मानी। खातून ने उसे सारे घर का इतना काम कराया कि वापस यूनी जाने के काबिल नहीं रही। यूनी, जॉब, पढ़ाई, उसे सब पहले से मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो उसकी आदी हो चुकी थी। ज़िंदगी की थोड़ी सी मुश्किल थी, बदतरीन नहीं। हाँ, जो सुकून उसके पास हुआ करता था अब वो कहीं नहीं रहा था। उसी दौरान उसे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के साथ शेक्सपियर स्टेज ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ। शेक्सपियर के ड्रामे अच्छे थे, बाकमाल होते थे, लेकिन स्टेज पर आकर उन्होंने हद कर दी थी। इतने ज़बरदस्त, आँख झपके बिना देखते जाओ। दूसरे सेमेस्टर में कोर्स की नौबत बदल गई थी और वो मुश्किल लगने लगा था। यूनी में मशहूर था कि जब तक पहले सेमेस्टर की किताबों से दोस्ती होने लगती है और सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और दोस्ती जो होते होते रह चुकी होती है वो एग्ज़ाम में दुश्मनी निभा कर जाती है। नहीं, इसमें बेचारे स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं। वो किताबों को भी ऐसे ही सर पर सवार करते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को। उन्हें पढ़ने की भी इतनी ही जल्दी होती है जितनी लॉगिन करने की। अमरा को कोटा फूड शॉपिंग सेंटर में बॉलीवुड ढाबे में अच्छे मुआवजे पर जॉब ऑफ़र हुई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसका दिल नहीं चाहा स्टोर छोड़कर जाने के लिए। वहाँ 7 सेल्समैन और 2 मैनेजर्स थे। वो उनके साथ आदी हो चुकी थी, बगैर किसी वजह के उनसे वाबस्तगी महसूस करती थी। अमरहा तब्दीली को पसंद भी करती थी और तब्दीली से ख़ाइफ भी रहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ के लिए पूरे शिद्दत से तब्दीली की ख्वाहिश की थी, अपने माहौल के बदल जाने की। पाकिस्तान में उसके लिए बना दिए गए माहौल में उसका दम घुटता था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी और अब यहाँ उसे हर चीज़ के साथ गहरी वाबस्तगी महसूस होती थी।
यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी क्लास के साथ, क्लास में मौजूद अपनी नशिस्त के साथ, क्लास डोर तक के साथ, यूनी के एक एक दरख्त के साथ, घास के एक एक कित्ते के साथ, यूनी में जा बजा इस्तादा खामोश मशहूर शख्सियात के मुजस्सिमों तक के साथ, हर चीज़ उसे अपना आप महसूस करवाती थी, उससे बातें करती थी। वो जानती थी वो मैनचेस्टर में मेहमान है और यही चीज़ उसे कर्ब में मुब्तला कर देती थी। ऑक्सफोर्ड पर वाक़या चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर वो कभी कभी दादा से बात कर लिया करती थी, वरना खामोश बैठी आती जाती डबल डेक बसों को तका करती थी और हंसते हुए मुस्कुराते हुए बातें करते स्टूडेंट्स को किस कदर हसरत लिए देखा करती थी। कभी कभी वो भी हंसने वालों में शामिल रही थी, बेफिक्री थी। चर्च की सीढ़ियों पर अकेले बैठने की नौबत वो खुद पर खुद ले आई थी और अक्सर वहाँ पाई जाती थी और सोचा करती थी कि अगर उसे पाकिस्तान जाना है तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपने साथ ले जाना है। ये सब जो उसका अपना नहीं था, लेकिन जिसने उसे अपना बना लिया था, ये सब अपना है, ये सब अपना नहीं रहेगा, ये यहीं रह जाएगा। अगर ये सब यहीं रह गया तो वो खाली हाथ रह जाएगी ना, तो क्या मैनचेस्टर उसे सब देकर भी सब वापस ले लेगा? दूसरे सेमेस्टर ने उस पर खौफ तारी कर दिया था। दूसरा सेमेस्टर भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तीसरा और चौथा भी, बस फिर सब ख़त्म, चलो घर वापस। इसी माहौल में जिसमें नवो नजिस थी, वो रात को मैनचेस्टर में सोती, सुबह आँख खुलती तो वो लाहौर मॉडल टाउन अपने घर में होती। दादा के कमरे की खिड़की से रोशनी लकीर बनाकर ऐन उसकी आंखों पर बरस रही होती। तिलमिलाकर वो आँख खोलती, सामने ही दादा उसकी मुश्तरका दीवार पर जगमगा रही होती। वो चीख मारकर उठती, मैं लाहौर कब आई, मैनचेस्टर कहाँ गया? उसके दिल की धड़कन की रफ्तार ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती। शटलकॉक के नीम अंधेरे कमरे में वो गहरी गहरी सांसें ले रही होती। उठकर खिड़की तक जाती, बाहर मैनचेस्टर पर नज़र दौड़ाती। उसे फिर भी ये लगता ये ख्वाब ही है। हकीकत में तो वो मॉडल टाउन अपने घर के बेड पर सोई है, ये ख्वाब देख रही है। वो वीरा को फ़ोन करती, वीरा सुबह यूनिवर्सिटी जाना है ना? नहीं, सुबह तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाना है, सुबह तुम्हारी मौत का दिन है, वीरा चिल्ला कर कहती। वो कई बार उस बेचारी को ऐसे ही तंग कर चुकी थी। तुम्हें ये रातों को क्या दौरे पड़ते हैं अमरहा? सुबह वीरा पूछती। वो अब उसे अपने दौरों की क्या कैफियत समझाती कि जब उसकी आंख लाहौर में खुलती है तो उस पर क्या गुजरती है। वो साई के पास अगली सुबह आई। साई, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारी शादी हो रही है। अच्छा, वो मुस्कुराने लगा। क्या अब मुझे ये नहीं पूछ लेना चाहिए कि किसके साथ? हाँ, पूछ लो। लड़की का चेहरा तो नज़र नहीं आया, लेकिन उसने चोली पहन रखी थी, हाथों में गोल गोल मेहंदी लगा रखी थी। बसंत बहारी रंगों ने साई के वजूद का अहाता किया। सुना है ख्वाब उल्टे होते हैं, जैसे वो नज़र आते हैं उससे ये उलट नहीं होगा। मेरे दादा कहते हैं फजर के वक्त देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं। क्या वाकई? बसंत बहारी रंग फिर से उसके वजूद के गिर्द उड़ाने भरने लगी। मुझे हैरत है कि तुमने मेरे लिए ख्वाब देखा। मुझे हैरत नहीं, हम बाकायदा दोस्त ना सही, हम में एक ताल्लुक़ तो है। तुमने कितनी बार मुझे सुना है? साई की आंखें नम हो गई। वो से इट ऑल था, पूरी यूनी उसके पास आती थी और वो उसके पास कोई नहीं होगा शायद। मैं जज्बाती हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ख्वाब अच्छा लगा। क्या तुम मुझे अपने शादी में बुलाओगे? क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हाँ, ज़रूर आना, आलियान के साथ। ओह, उसने अपनी ज़ुबान पकड़ी। वो वाकई जज्बाती हो रहा था, उसकी ज़ुबान फिसल गई थी। मतलब आलियान भी उसके पास आया था, शायद आधी रात को आया हो, उसे जगाकर बोर्ड को उसके पास टिकाकर या उसे अपने साथ चहलकदमी पर आमादा करके। बाहर से पहले और बाहर के बाद न जाने वो कितनी बार आ चुका होगा साई के पास। अमरा से मिलने के बाद और अमरा को छोड़ देने के बाद, साई के सामने कहकहा लगाते हुए, साई के सामने आंसू छिपाते हुए। एक बार अमरा ने आलियान से पूछा था, तुम कभी साई के पास गए हो? हाँ। वो शरारत से मुस्कुराने लगा, मस्खरी हंसी। तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसे कैसे? मस्खरी से। मुझे तो पता नहीं मैं मस्खरी हंसी हंस रहा हूँ। एक बार मेरी बहन भी ऐसे ही हंसती थी, मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे, दोबारा नहीं। उसने मुझे चिढ़ाया। मैं तुम्हें चिढ़ा तो नहीं रहा, अलबत्ता तुम मेरा बाल पकड़ सकती हो। वैसे बाल पकड़कर तुम क्या करती हो? मैंने उसका सर दीवार में दे मारा। गैर इरादी तौर पर आलियान उससे एक कदम दूर हुआ। अपने सर को बचाने के लिए अमरा ने फलक शगाफ का कहा लगाया। मुझे यकीन दिला कि तुम मजाक कर रही हो। वो रुककर उसे देखने लगा। मैंने ऐसा किया है,
अमरा की उसकी हैरत अच्छी लगी। तुम बहुत छोटी होगी न तब। हैरत से उसकी आंखें अमरा पर ठहर सी गई। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। और उसका क्या बना? बाएं हाथ की पहली उंगली को उसने बाएं आंख के किनारे रखा। किसका? मेरी बहन का। अमरा को उसकी हैरत अच्छी लगी। नहीं, उसके बेचारे सर का। ठीक ही रहा, बस अब वो ज़रा तेज़ आवाज़ में बात करे तो उसके सर में टीस उठती है। अमरा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, क्या अब भी तुम तैयार हो अपने बाल पकड़वाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने सर को उससे और दूर ले गया। फिर बताओ, तुमने साई से क्या कहा? मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा ना? तुम्हें ये यकीन क्यों है कि तुम्हारे बारे ही में कुछ कहा होगा? तुम्हारे हंसने के अंदाज से। क्या तुमने उसे ये बताया कि मैं भय भय करके रोती हूँ और ऐसा करते किस कदर बुरी लगती हूँ? या तुमने उसे ये बताया कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था? आलियान लब दबाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता रहा और जब मजाकन सिर्फ उसे डराने के लिए अमरा ने हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाए तो वो कहकहा लगाता हुआ भाग गया। मैं अब उसे ये बताने जा रहा हूँ कि वो तुम जैसी खूंखार जंग की बिल्ली से बच कर रहे। जाते हुए वो कह कर गया। साई देख रहा था। अमरा चुप की चुप ही रह गई। अमरा, साई ने उसे मतवज्जा किया। खामोशी से साई को देखकर अमरा उसके पास चली आई और बिजनेस डिपार्टमेंट आ गई। काश आज तो उसे आलियान नज़र आ जाए और कॉरिडोर में दीवार के साथ साथ टिकाए एक सीधी और एक तिरछी टांग खड़ी की अपनी आईफोन के साथ मसरूफ़ वो उसे नज़र आ गया। अमरा को खुद को देखकर लगा कि वो इतने बड़े मैनचेस्टर में अकेली रह गई है, जबकि उसे देखकर उसने जाना था कि अकेला होना किसे कहते हैं। वो ऐसे खामोश खड़ा था जैसे उसकी ज़ुबान ने कभी कलाम की जहमत ही नहीं उठाई, ना वो ये ख्वाहिश रखती है। कोई इतना खामोश हो सकता है कि उस पर गुमान गुजरे। आलियान पर यह गुमान पुख्ता हो रहा था। जिन बहारों को साथ लिए वो चला करता था, उन सब बहारों को खफा किए, उनसे खफा हुए वो बेनूर सा खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराने पर माइल लोग मुस्कुराहट रोक लेने पर मजबूर हो जाते थे। अमरा को उसकी शबीह ने शाकिर व जामिद कर दिया। क्या यह आलियान है? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? वीरा पीछे से आई। उसके हाथ में कॉफ़ी मग थे। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। क्या मैं गुम हो चुकी हूँ? कब? मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए था, दादा से बात करनी है। मेरे फ़ोन में कुछ मसला है। लाओ अपना फ़ोन दिखाओ। वो वीरा थी, वीरा 0070। तुम अपना फ़ोन दे रही हो या नहीं? अमरा ने बुरा मानने की अदाकारी की। अपना फ़ोन दो, मैं ठीक कर देती हूँ पागल। वो खबर था मैं घर छोड़ आई। अमरा की किस्मत खराब कि उसी वक्त बैग की ऊपरी जेब में रखे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। किस पागल ने उस वक्त उसे मैसेज भेजा था? ये कोई वक्त था भला? वीरा ने दाईं आँख की कमान उचकाई। यानी वो तो घर है ना अमरा? है ना? और ये तो मेरे पास ही है। अमरा की अदाकारी उरूज पर थी। और भी कुछ देख लो, क्या क्या तुम्हारे पास ही है जिसे तुम गुमशुदा समझे बैठी हो? ये कॉफ़ी किसके लिए है? मेरे और आलियान के लिए। न जाने क्यों, लेकिन उसे लगा कि गर्म कॉफ़ी वीरा ने उस पर उड़ेल दी। वो है कौन आलियान के लिए कॉफ़ी ले जाने वाली? और आलियान क्यों पिएगा उसकी कॉफ़ी? जी नहीं, नहीं पीता वो ऐसे वैसों की कॉफ़ी। ट्वीट सोच का रेला एकदम से उसके जहन में आया। वो तेज़ी से जाने लगी और जाते जाते अपने एशियन फ्लैग के नाम से मशहूर हो चुके दुपट्टे को तेज़ी से संभालने की ऑस्कर अवार्ड अदाकारी करते हुए वीरा 216 की कॉफ़ी गिरा बैठी। ओह सॉरी, क्रीमी अवार्ड अदाकारी। वीरा की दाईं आँख की कमान फिर से उचकी। अमरा, वीरा ने इतना ही कहा। अमरा जल्दी से वापस पलट आई। आलियान उससे नाराज़ है, ठीक है ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ख़यालात का हुजूम उसके दिमाग में झक्कड़ की तरह चलने लगा। वो आलियान को देखने क्यों गई थी? क्यों? यह सवाल उसके अंदर बाज़गुश्त बन गया। सब ठीक हो जाएगा या बस सब ख़त्म हो जाएगा? अमरा बिला वजह यूनी के चक्कर लगाने लगी। उसे किसी पल चैन नहीं था। 100 झूठ सच बोलकर उसने अपने आप को तसल्ली दी थी, तो वो तसल्ली कायम क्यों नहीं रह रही थी? क्या तुम तितली बनी चकरा रही हो? किसी ने कभी उसके पीछे आकर कहा था। मैं यूं नहीं घूम रही हूँ। मैं तुम्हें रोज़ यूं नहीं घूमते देखता हूँ। कितना घूमना है तुमने? मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन ठहरो, तुम रोज़ मेरा पीछा करते हो। एकदम उसके चेहरे के रंग बदले, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। ऐसी बातें मालूम हो जाती हैं। तुम मेरी जासूसी करते हो ना? उसे जासूसी का नाम नहीं दिया जा सकता था।
बैग में से उसने 2 लॉलीपॉप निकाले, एक खुद खाए और एक उसके आगे किया। क्या तुम दाइम के लिए काम करते हो? उसे यह खौफ रहता है कि यूनिवर्सिटी में मैं ज़रूर कुछ उल्टा सीधा करके पाकिस्तान का नाम ले डूबूंगी। उसे मेरी समझदारी पर शक क्यों है आखिर? लॉलीपॉप मुंह में लगाए वो जी जान लगा कर हंसा। तुम बातों को कितने रुख दे डालती हो अमरा। तुम ऐसी बातें करना कहाँ से सीखती हो? न मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, ना ही दाइम ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। वैसे पाकिस्तान में तुम काफ़ी मकबूल रही होगी। अमरा सन्नाटे में आ गई। अब उसे कैसे मालूम ये? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? उसका रंग फक हो गया। लॉलीपॉप मुंह से निकाल कर वो बुलंद बांग कहकहा लगाने लगा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मेरी बात को फिर से तुमने अपनी मर्ज़ी का रंग डाला है। तुम बातों को अपनी मर्ज़ी का रंग देती हो और ऐसे गुस्सा करती हो, भड़कती हो और चिढ़ जाती हो। कितना ज़रखेज़ दिमाग है तुम्हारा अमरा। मैंने आज तक इतना ज़रखेज़ दिमाग किसी का नहीं देखा। अमरा, नित नए सोचो कि अजीम काश्तकार। हा हा हा। ये पकड़ो अपनी लॉलीपॉप। मैं नहीं खाती, बच्ची नहीं हूँ मैं। वो बुरा मान गई और आगे बढ़ गई और वो लॉलीपॉप पकड़े उसके पीछे हो लिया और तब तक उसके पीछे रहा जब तक उसने वो लॉलीपॉप खा लिया। खुद से और सोचों से थक कर अमरा ने खुद को थका डाला। ऐसी थकन जो किसी आराम और दवा से जानने वाली नहीं थी।